नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम यूपी पीजीटी हिंदी 2022 विज्ञापन के अंतर्गत जो परीक्षा हुई थी 10 मई 2026 को उसके प्रश्न पत्र पर बातचीत करेंगे। साथ में हम प्रश्न पत्र का विश्लेषण करेंगे, कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हो सकता है कि हमारा वीडियो लेक्चर आप सभी को देरी से मिल रहा होगा, जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत रही होगी कि आखिरकार किस प्रश्न के क्या आंसर हो सकते हैं। लेकिन हमें लगा कि जल्दबाजी करने से बेहतर है कि एक-एक प्रश्न के उत्तर को स्वयं ढूँढ कर और आत्मविश्वास के साथ उसको प्रस्तुत करें। तो इसमें थोड़ा-सा वक़्त लगा है, लेकिन आगे की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आज की जो प्रश्नोत्तरी है या फिर प्रश्न पत्र है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न पत्र पर हम चर्चा करें, उसके पहले तमाम ऐसे विद्यार्थी जो यूपी पीजीटी परीक्षा में बैठे थे, अपने आंसर को मिलाएँगे। साथ में जो टीजीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो भी विद्यार्थी इसको गंभीरता के साथ देखेंगे और देखेंगे कि प्रश्न कहाँ से बना हुआ है। और यदि आप पीजीटी के समय प्रश्न पत्र को ठीक से करने में असफल रहे या फिर उम्मीद के मुताबिक आपका प्रश्न पत्र नहीं हुआ, तो आपको निराश नहीं होना है। आपने जो भी अभी तक तैयारी की है, अब वो हो सकता है कि आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काम में आ जाए। जब हमने प्रश्न पत्र को देखा, तो हिंदी साहित्य व्याकरण से लगभग 66 क्वेश्चन आए, 66 क्वेश्चन। संस्कृत साहित्य और व्याकरण से 16 रिपीटेड क्वेश्चन, जो कि अहम भूमिका इसमें निभाएंगे। 23 क्वेश्चन थे रिपीटेड, जो हमारे अनुभवों के आधार पर या फिर एक से अधिक पीवाईक्यू परीक्षाओं में हमने देखा, तो लगभग 23 क्वेश्चन रिपीटेड रहे। नए प्रश्न, जिसके वजह से तमाम विद्यार्थी घबरा गए, हड़बड़ा गए और उनका प्रश्न पत्र अपेक्षाकृत खराब गया। तो ये 20 प्रश्न थे, जो कि थोड़ा सा यहाँ पर टर्निंग पॉइंट लाने में अ, लाने में एक तरीके से कह सकते हैं कि कारण बने। तो टोटल 125 प्रश्न थे, ठीक है। तो पहले तो आपने देख लिया विश्लेषण के तौर पर कि जिन भी विद्यार्थियों के ये 23 के 23 क्वेश्चन सही हो गए होंगे, 66 में भी ठीक ठाक क्वेश्चन सही होंगे और संस्कृत के भी क्वेश्चन सही हो गए होंगे। मान लीजिए 20 क्वेश्चन नहीं भी सही हुए होंगे, तो भी कुछ ना कुछ अनुमानतः, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो तुक्का भी काम में आ सकता है। इन सभी पक्षों को लेकर हम आप सभी से चर्चा करेंगे, लेकिन जल्दी से हम चाहेंगे कि 125 सवालों को एक बार एक नजर देख लेते हैं कि आखिरकार इनका उत्तर क्या हो सकता है। तो हम प्रश्न पत्र को देखेंगे। आप ही में से एक विद्यार्थी ने भेजा हुआ है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि मैं सोचता हूँ कि पुराने की यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। जरा और मृत्यु ये दोनों ही जगत के अति परिचित और अति प्रामाणिक सत्य हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध से इसको लिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शिरीष के फूल। अगला प्रश्न था, अहीर मात्रिक समछंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? पहले तो आप देखेंगे कि आपके सिलेबस में छंदों से रिलेटेड बहुत सारे पोर्शन लगे हुए हैं। अभी तक आप पारंपरिक रूप से दोहा, सोरठा, सवैया, रोला तक के प्रश्नों को देख रहे थे, लेकिन इस बार जो भी प्रश्न पत्र बनाया हुआ है, काफी मेहनत किया हुआ है और खोज कर निकाला कि अहीर मात्रिक समछंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। सही जवाब है 11 मात्राएं होती हैं। यहाँ पर हमें बताना था कि कौन सा नाटक है जो भारत चीन युद्ध के व्यापक फलक को लिया है। सही जवाब है शिव प्रसाद सिंह, घंटियां गूंजती। जब मैं आप सभी के प्रश्नों के उत्तरों को खोज रहा था, तो ज्यादातर उत्तर हमें हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक से मिले और 90% क्वेश्चन इसी पुस्तक से आए हुए हैं। इस बार टर्निंग मोड़ रहा, हालांकि हमने कई बार आप सभी को इस किताब को पढ़ने के लिए भी बताया और शॉर्ट में एक वीडियो भी बनाया था लगभग 3 साल पहले। लेकिन भला कौन जानता है कि विश्वास जुटाने में 3 साल भी लग सकते हैं। तो जो विद्यार्थी कम से कम उस छोटी वीडियो को देखे होंगे, निश्चित तौर पर उनके कुछ प्रश्न सही हुए होंगे। बाकी कहा जाता है कि समय से पहले और समय भाग्य से ज्यादा कुछ मिलता नहीं है, तो खैर परेशान होने की जरूरत नहीं है।
अगला जो प्रश्न था, महाकवि माघ के पिता का नाम क्या था? सही जवाब है दत्तक, इनके पिताजी का नाम था, और इनके दादाजी का नाम था सुप्रभदेव। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जीवनी पर लिखित पुस्तक निराला की साहित्य साधना। केवल प्रश्न को थोड़ा सा ट्विस्ट दिया गया है, लेकिन इसका जो सही जवाब हो रहा है वो रामविलास शर्मा हो रहा है। एक तरीके से रिपीटेड टाइप के क्वेश्चन है। चित्र काव्य का प्रयोग करने वाले संस्कृत के प्रथम कवि कौन है? सही जवाब है ऑप्शन बी भारवी। कौन सा युग्म सही नहीं है? हमने प्रैक्टिस सेट में भी बोलियों से रिलेटेड बहुत सारी बातें आप सभी को बतलाई हुई थी, तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? सही जवाब हो गया ऑप्शन सी बुंदेली बदायूं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो रहा है ऑप्शन सी। शशिमुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। इसमें कौन सा छंद है यहाँ पर? तो यहाँ पर जो छंद दिया गया है सही जवाब है ऑप्शन बी मानव छंद। देख रहे हैं आप, छंदों से संबंधित कुछ नए प्रश्न हैं। जिन 20 नए प्रश्नों की हमने चर्चा की उसमें से व्याकरण के पोर्शन कुछ ज्यादा ही रहे। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, कौन सा युग्म सही नहीं है, संधियों पर आधारित है? सही जवाब हो गया ऑप्शन सी पित्रोदार्यम। जो गुण संधि यहाँ पर बताया जा रहा है इसमें होना चाहिए था यण संधि। बाकी आगे के दृष्टिकोण से जरूर ध्यान में रख के जाइए, जो भी संधियां हैं न जाने इसी में से पूछ ली जाए। आजन्म समास का उदाहरण क्या है? सही जवाब है ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। मिलान करना था यहाँ पर, और सभी रचनाएं हरिऔध जी की रही हैं, तो कम से कम अगर आप 1914 को अच्छे से जानेंगे कि प्रिय प्रवास है, तो 1 का 4 जहां भी आप देखेंगे सही जवाब तक पहुंचेंगे। प्रश्न देखने में बड़ा लग रहा था, लेकिन एक मिलान से आपका पूरा आंसर मिल जाएगा। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? आप तमाम नाटकों के इसमें देख रहे हैं, सही जवाब हो गया ऑप्शन सी स्वर्ण विहान नाम का जो नाटक है वो जयशंकर प्रसाद का नहीं है। ये छायावादी कवि का ही है। आपके दिमाग में आना चाहिए कि किसका है। मैथिली बोली कहां पर बोली जाती है? तो तमाम नाम दिए गए हैं, सही जवाब हो गया ऑप्शन ए पूर्णिया। ज्योतिपुंज हिमालय यात्रावृत्त के लेखक हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी विष्णु प्रभाकर। गर्भरंडा रहस्य व्यंग्य कविता के रचनाकार कौन है? यह भी एक तरीके से पुराना क्वेश्चन है। सही जवाब है ऑप्शन बी नाथूराम शर्मा शंकर। आगे की परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूर ध्यान रखिए कि शंकर उपनाम किसका है। पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, बस आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। स्वच्छ शब्द में संधि है। इस क्वेश्चन को लेकर थोड़ा सा डाउट रहा। इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है 16 का जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन डी हो रहा है यण। लेकिन अगर ये शब्द स्वेच्छा होता तो ज्यादा बेहतर यहाँ पर ये प्रश्न बन सकता था। तो इस पे थोड़ा सा डाउट आप क्लेम कर सकते हैं कि प्रश्न या फिर जो भी, क्योंकि इसको अगर हम अलग भी करते हैं तो कोई सार्थक शब्द नहीं बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई सार्थक शब्द नहीं बन रहा है। अगला जो यहाँ पर है प्रश्न, क्षणिक शब्द का विलोम शब्द है शाश्वत। कपि कर हृदय विचारी दिन मुद्रिका डारी तब, जन अशोक अंगार दिन हर्ष उठी गए कर गए। पंक्ति में कौन सा अलंकार है यहाँ पर? सही जवाब है ऑप्शन सी भ्रांतिमान अलंकार। असंगत युग्म का चयन हमें करना था, तो सही जवाब यहाँ पर दिया गया है। एक तो श्रद्धा को कुछ यहाँ पर गलत ही लिख दिया गया है, और भक्ति। श्रद्धा भगवान के प्रति आदर का भाव, और भक्ति बताया गया कि गुणवान के प्रति। जबकि आप जानते हैं कि श्रद्धा किसी के प्रति होती है तो पहले गुण, और भक्ति का मतलब है कि जब प्रेम और श्रद्धा का मिलन होता है तो भक्ति। तो इस तरीके से इसका जो असंगत चयन है वो ऑप्शन बी। अनंग हर्ष मातृराज द्वारा रचित नाटक है? सही जवाब है ऑप्शन डी उदात्त राघव। ज्ञान के उद्यान में यात्रावृत्त के लेखक कौन है? तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन ए सत्यदेव परिव्राजक। बालकृष्ण भट्ट का निबंध नहीं है, तमाम निबंध दिए गए हैं, इसमें जो बालकृष्ण भट्ट का निबंध नहीं है वो ऑप्शन ए है परीक्षा। उपत्यका में शब्द के सही वाक्यांश क्या होगा? उपत्यका शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या होगा? यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पर पूछा गया, लेकिन विकल्प में वाक्यांश दिया गया। पर्वत के नीचे की भूमि को उपत्यका बोला जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा गंगा प्रसाद श्रीवास्तव का हास्य व्यंग्य प्रधान नाटक नहीं है? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन बी हो रहा है वरमाला। सियाराम शरण गुप्त की रचना नहीं है, यह सियाराम शरण गुप्त की रचना नहीं है। इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए पथिक। आप सब जानते हैं किसकी रचना है। क्योंकि मैं आंसर नहीं बता रहा हूं ताकि आपको आगे एग्जाम देने जाना है तो आप उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। अगर नहीं आ रहा है, जिसको आ रहा है तो अपने मन में जरूर उसको पढ़े, और जिसको नहीं आ रहा है तो एक बार किताबों को उलटने पलटने का प्रयास जरूर करें। हो सकता है कि खोजते समय वो तथ्य आपके दिमाग में बैठ जाए। शुद्ध वाक्य चुनिए। यहाँ पर 4 वाक्य दिए गए हैं। जो शुद्ध वाक्य है, यहाँ बीमारियों की दवा मुफ्त मिलती है। इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन बी हो रहा है। और बाकी में आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा दोहराव टाइप का है, दोहराव टाइप का है यहाँ पर। जब जब पनघट जाऊं सखीरी व जमुना के तीर, भरी भरी जमुना उमड़ चलती इन नयनन के नीर। इसमें शब्द शक्ति के बारे में पूछा गया कि कौन सी शब्द शक्ति है। सही जवाब है आर्थी व्यंजना। पहले किसी वस्तु का महत्व दिखाकर बाद में उसकी हीनता सूचित की जाए, अथवा पहले हीनता दिखाकर फिर उसकी महत्ता वर्णित की जाए, तो वहां पर कौन सा अर्थ दोष होता है? सही जवाब है ऑप्शन ए व्याहत दोष। जो है उसमें किसी वस्तु के महत्व को दिखाकर कम कर देना, या फिर कम महत्व है उसको बढ़ाकर बताना। तो इसमें जो हो उसके अर्थ को एकदम से क्या करना, मार देना, जो वास्तविक अर्थ है उसको खत्म कर देना। यदि लक्षणा से निकलने वाले अर्थ में वाच्यार्थ भी सम्मिलित रहता है तो कौन सी लक्षणा शब्द शक्ति होती है? तो मुख्य तौर पर आप देखेंगे लक्षणा शब्द शक्ति के 2 ही यहाँ पर भेद हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उपादान लक्षणा। इसमें वाच्यार्थ सम्मिलित रहता है और इसमें नहीं रहता है। थोड़ा सा यहाँ पर टेक्निकल क्वेश्चन पूछने की कोशिश की गई कि हिंदी पत्रकारिता में प्रथम उत्थान यानी 1826 से 1867 तक के एरा में प्रकाशित दैनिक पत्र कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन बी समाचार सुधा वर्षण। ठीक है, नॉर्मली भी आप जानते हैं, इसको अगर नॉर्मल भी पूछा जाता तो भी आप बताते थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न बनाने वाले ने थोड़ा सा आपको परेशान करने के लिए लंबा क्वेश्चन बनाया है। उतना लंबा नहीं बनाया लेकिन थोड़ा सा ध्यान तो दिया, लेकिन नीचे में उतना ही आसान क्वेश्चन पूछ दिया। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काव्य। इस रीतिकालीन कवि की पंक्ति है, ये भी एक तरीके से रिपीटेड है। कई बार पूछा जाता है कि ये किसके लिए कही गई, या फिर इसमें कौन सा अलंकार है। यहाँ पर सीधे सीधे पूछ दिया गया कि किसका, बिहारी का। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संस्मरण नहीं है। तो नाम जो दिए गए उसमें इधर उधर की बातें, जो संस्मरण दिया गया है वो है राम कुमार खेमका द्वारा लिखा है, राम कुमार खेमका। और बाकी जितना आप देख रहे हैं सब महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संस्मरण। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। ध्रुवचरित ग्रंथ के रचनाकार है, तो यहाँ पर निर्गुण कवियों का नाम पूरा दिया गया। सही जवाब है ऑप्शन डी मलुक दास। आचार्य दंडी के अनुसार काव्य का भेद नहीं। सही जवाब है ऑप्शन डी रूपक। किरातार्जुनियम का कथानक महाभारत के कौन से पर्व के कुछ अध्यायों पर आश्रित है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है वन पर्व है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं ये सब नहीं कहना चाहता हूं कि मेरे नोट से ये सब सवाल आया हुआ है। सभी सवाल किसी न किसी मूल किताबों से आए हुए हैं, और जो हमारा आप सभी से संबंध है वो परीक्षाओं को सरलीकरण करने की कोशिश के तौर पर ही है। लेकिन हमने जो आप सभी को एक नोट्स प्रोवाइड करवाया था एज ए वीडियो फॉर्मेट में, वहां से भी संस्कृत के बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। जो पढ़ा होगा उसको फायदा हुआ होगा, जो नहीं पढ़ा होगा, जो मूल किताबों को पढ़ा होगा उसको और अच्छा हुआ होगा। क्योंकि मैंने देखा कि जैसे ही क्वेश्चन पेपर हुआ तमाम लोगों ने अपना दावा पेश करना शुरू कर दिया कि फला हमारे यहाँ से आया, हमारे यहाँ से आया। और देखा जाए तो नगेंद्र की पुस्तक से पूरा प्रश्न ज्यादातर आया हुआ है, चाहे पंक्ति कुछ भी आप देख लीजिए नगेंद्र की पुस्तक से है। कोई लाख दावा करे कि हमारी पुस्तक से है, वो एक तरीके से अर्ध असत्य अर्ध सत्य के रूप में है। और अगर हम संस्कृत की बात करें तो कपिल देव द्विवेदी के पुस्तक से कुछ कुछ सवाल आए हुए हैं। अगर हम व्याकरण की बात करें तो व्याकरण में हरदेव बहारी और बाबूराम सक्सेना की पुस्तक से कुछ कुछ सवाल आए। ठीक, अभी हम बात करेंगे जहां से आए। और इस बार कुछ नया यहाँ पर
पेपर बनाने वाले ने गद्य काव्य पर काफी जोर दिया है। न जाने हमने देखा कि 3-4 क्वेश्चन गद्य काव्य से आए हुए हैं। वियोगी हरि द्वारा रचित गद्य काव्य है, तो इसमें से कोई एक है जो वियोगी हरि द्वारा रचित गद्य काव्य है, तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन सी हो रहा है। अंतर्नाद जो है वो वियोगी हरि द्वारा लिखित है, और बाकी आप देख रहे हैं कि इसमें राय कृष्ण दास द्वारा लिखित है, फिर चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखित है। ठीक है, काली द्वारा रचित नाटक। अब इसमें आप देख रहे हैं तमाम ग्रंथ दिए गए हैं और नाटक हमें बतलाना है। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी विक्रमोर्वशीयम। हालांकि जिन्होंने पेपर भेजा है, चाहे ये उनका हो या उनको किसी ने भेजा हो, यहाँ पर देखिए बस समझने का फर्क रहा, टिक लगाकर उन्होंने छोड़ा है। इसी तरीके से तमाम ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कि अपने उत्तरों को गलत किए होंगे, जो कि सही मायने में अगर दिल से पूछा जाए तो वो उत्तर गलत नहीं होना चाहिए था। बाद में पश्चाताप होता है और इसी को हम परीक्षा भी कहते हैं। यहाँ पर सूची का मिलान करना है, एक तरफ कवि हैं, एक तरफ कविताएं हैं। तो अगर हम मिलान करें इसका, तो इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन डी हो रहा है, यानी कि ए का 3 हो गया, रश्मि रेखा बालकृष्ण शर्मा नवीन का है, फिर सियाराम शरण गुप्त का विषाद है, फिर जीवन संगीत जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, और केदारनाथ मिश्र प्रभात का है ज्वाला। ये सभी एकदम से नगेंद्र की पुस्तक से हूबहू एक ही जगह से ये सब प्रश्न उठा लिए गए। अगला प्रश्न है कि भारतेंद्र योगीन कवि और उनकी रचनाओं का मिलान सही नहीं है। तो तमाम नाम दिए गए हैं, उसमें से एक जो है वो गलत है। जगमोहन सिंह का मयंक महिमा नहीं है, बल्कि ये किसका है, प्रेम घन का है। ठीक है, तो इसको आप अपने दिमाग में रख सकते हैं ताकि रिपीट हो तो गलत ना हो। शांति प्रिय द्विवेदी का आलोचनात्मक ग्रंथ नहीं है, हमें बतलाना है यहाँ पर। सही जवाब है ऑप्शन सी काव्य में रहस्यवाद, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो देखिए तमाम विद्यार्थी कहने लगे कि पेपर बहुत कठिन आया है। सही मायने में देखने में कठिन लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप वक्त लेके आराम से समझ कर इसको हल करेंगे तो अच्छा स्कोर हो सकता है। लेकिन फिर वही विद्यार्थी कहने लगेंगे कि घर पर बैठकर हल करना और एग्जाम हॉल में बैठकर हल करने में जमीन आसमान का अंतर होता है, और उनका ये कहना बिल्कुल सही है। लेकिन फिर भी क्योंकि आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने जा रहे हैं, इसी के आधार पर आपको नौकरी मिलेगी, तो कुछ तो आपको एफर्ट करना पड़ेगा। ये नहीं कि एग्जाम हॉल के बाहर मनोवैज्ञानिक रूप से आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, लेकिन आप एग्जाम हॉल में जा रहे हैं, वहीं लड़खड़ा रहे हैं जहां की आपको मजबूती से खड़ा होना है। तो आगे जब भी एग्जाम में आप जाइए तो आपको अपने दिमाग में रखिए कि यहाँ पर हमें मजबूती से खड़ा होना है, न कि अपने दोस्तों के बीच में या फिर अपने कमरे में या लाइब्रेरी में या इधर उधर। हमें एग्जाम हॉल में मजबूती से खड़ा होना है। हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चन सही हो जाएं तो हम आज हमारा इतिहास बदल जाए। तो चीजों को आप ध्यान में रखिए। अगला जो प्रश्न है, जो कि नए के रूप में लिया जा सकता है, लेकिन नगेंद्र की पुस्तक पढ़ेंगे तो पूरा आपको वहां से मिल जाएगा। पूछा गया कि गोपाल राम गहमरी जी ने अंग्रेजी के प्रसिद्ध जासूसी उपन्यासकार आर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित होकर उनके प्रसिद्ध उपन्यास अ स्टडी इन स्कॉलरशिप का हिंदी रूपांतरण किस उपन्यास के नाम से किया है? सही जवाब है गोविंद राम। 1905 में इसका उन्होंने अनुवाद किया था। कबीर परिचय के रचयिता कौन है? अनंत दास। इसका सही जवाब है यहाँ पर। वह धीरता कहाँ है, गंभीरता कहाँ है, वह वीरता हमारी है, वह कहाँ बड़ाई, क्या हो गई कलाएं कौशल सभी हमारे, किसने शताब्दियों की ली छीन ली सब कमाई। द्विवेदी युग, ये पंक्ति द्विवेदी युग के किसी कवि की है। अब किसकी है, इसका हमें सही जवाब देना है, और ये हूबहू पंक्ति उठा ली गई है नगेंद्र की पुस्तक से। इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन बी ठाकुर गोपाल शरण सिंह। अच्छा, जब आप किताब पढ़ेंगे तो डायरेक्ट आपको उत्तर नहीं मिलेगा, पतले शब्दों में लिखा हुआ है। आपको थोड़ा सा काक चेष्टा बको ध्यानम के दृष्टिकोण से इसके आंसर को देखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा विकल्प असंगत है? यहाँ पर एक तरीके से विलोम टाइप का शब्द दिया गया है, बिल्कुल विलोम शब्द है, हमें असंगत बतलाना है। सही जवाब है ऑप्शन सी अलिप्त निर्लिप्त। ये बिल्कुल गलत है। बाकी आगे के दृष्टिकोण से जो भी युग्म दिए गए उनको जरूर ध्यान में रखिए। और आपकी परीक्षाओं का जाना माना प्रश्न, शायद इसके बिना हर परीक्षा अधूरी हो, इस बात को हमने कई प्रैक्टिस सेट में और इस तरीके के प्रश्न पत्रों को हल कराते हुए कहा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब नियुक्त हुए थे? सही जवाब है 1903 ईस्वी में। मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियां संस्मरण के रचयिता कौन है? मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियां संस्मरण के रचयिता कौन है? तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन डी ईला चंद्र जोशी।
सुमेलित करना, यहाँ पर नाटक और रचनाकार का नाम दिया गया है। हूबहू नगेंद्र की पुस्तक से एकदम से सीधे सीधे ये प्रश्न उठाए गए यहाँ पर। इसको अगर हम मिलान करेंगे तो जो वीर जयमल है वो गंगा प्रसाद गुप्त द्वारा लिखित है। मतलब 1 और 4 अगर हम देखें तो दो जगह पर है। इसका जो सही जवाब यहाँ पर हो रहा है सी हो रहा है। ठीक है, बी का 1 हो गया, सेनापति उदल वृंदावनलाल वर्मा। ठीक है, और इसके बाद जौहर की ज्योति ये हो गया डॉक्टर राम कुमार वर्मा, और पन्ना हो गया आपका कृष्ण प्रकाश सिंह। ठीक, तो इस तरीके से सही जवाब है ऑप्शन सी। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्दों वाला विकल्प कौन सा है? तमाम यहाँ पर दिए गए हैं, इसमें कुछ कुछ गलत हैं। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, स्वास्थ्य, सहस्त्र और प्रादुर्भाव। छायावादी काव्यधारा के अंतर्गत कलापी काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? सही जवाब है आरसी प्रसाद सिंह। ठीक है, थोड़ा सा लंबा यहाँ पर प्रश्न जो कि आपका समय ले सकता होगा एग्जाम में, तो कथन सही नहीं है हमें बतलाना है, और अलंकारों पर आधारित है कि कौन वृत्त्यानुप्रास अलंकार है, कौन लाटानुप्रास अलंकार है, कौन यमक अलंकार है, कौन अत्यानुप्रास अलंकार है। तो लक्षण दिए गए यहाँ पर, उसके आधार पर कौन सा सही नहीं है हमें बतलाना है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, अंत्यानुप्रास वाला जो ऑप्शन है वो सही। असंगत विकल्प का चयन यहाँ पर करना है। एक तरफ रचनाकारों का नाम है, दूसरी तरफ उनकी रचनाएं हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, अतीत स्मृति उत्सव, गुलाब राय ठलुआ क्लब, मेरी असफलताएं, रघुवीर सिंह। ये ऑप्शन एकदम क्या है, गलत है, सी वाला, और बाकी सभी सही। अब इसमें आप देखेंगे कि श्रद्धांजलि के 2 फूल ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है, और फिर निराशा क्यों गुलाब राय का। तो ये भी तथ्य एक ही जगह से उठा लिया गया। सम उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? तो तमाम शब्द दिए गए, बल्कि 4 शब्द दिए गए। उसमें से जो सुगम है, सुगम एक तरीके से इसको संस्कृत का पार्ट यहाँ पर माना हुआ है, जिस हिसाब से विसर्ग इत्यादि लगा हुआ है। सही जवाब है ऑप्शन ए। तताम संग कथमपि हे पुड़ेन भवति सूक्ति किस नाटक से ली गई? सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर रामचरितम। एक यहाँ पर चिन्ह दिया गया है, और बड़ा इसको माइनर तरीके से आपको पढ़ना है। झटके में पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर 2 इस तरीके से बिंदी, और आमतौर पर जब हम किसी सब्जेक्टिव किताब को पढ़ते हैं तो कई बार इग्नोर कर देते हैं इन चिन्हों को। ध्यान में रखना है कि ये विवरण का एक तरीके से प्रतीक चिन्ह। समुद्रमी शब्द में संधि दिया गया ऑप्शन में, इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है 55 का डी, गुण संधि। गंध सत अरविंद नंदन विश्वनंदन सार अखिल उर रंजन निरंजन एक अनिल उदार में कौन सा काव्य गुण है? ठीक है, तो एक तरीके से सौंदर्य की बात यहां पर की जा रही है। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ए, माधुरी। आदिकालीन जैन साहित्य की रचना नहीं। बहुत ही आसान प्रश्न है, देखा जाए तो आसान है। सही जवाब है ऑप्शन बी, भक्तमाल जो है जैन साहित्य की रचना नहीं है, बल्कि आप इसको भक्ति काल में देखते हैं। थोड़ा सा यूजीसी नेट के पैटर्न पर यहाँ पर सवाल कुछ कुछ पूछा गया है, और जब मैं प्रश्न पत्र को देख रहा था तो मुझे लगा कि शायद ये यूपी हायर के लिए तैयार किया जाने का प्रयास किया गया था, लेकिन ये पीजीटी के लिए पूछ दिया गया। तो अगर इसके कालक्रम को देखेंगे तो आप आराम से इसको हल कर लेंगे कि कब कौन लिखा गया है। ठीक, सही जवाब इसका जो 58 का हो रहा है ऑप्शन बी हो रहा है। कौन सी रचना राजशेखर की नहीं है? कौन सी रचना राजशेखर की नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन ए, अनर्घ राघव जो है राजशेखर की रचना नहीं है। बाकी जितनी भी रचनाएं यहाँ पर हैं वो सब राजशेखर की। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो जितने भी यहाँ पर वाक्य दिए गए ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, उसने हाथी पर हौदा रख दिया। ठीक है, बाकी में आप देखेंगे कि मृत्युदंड और सजा रिपीट किया गया है, पहिए और कालचक्र रिपीट किया गया है। ठीक है, रात है रिपीट किया गया है, इसलिए सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन बी, असाध्य बीड़ा, जो कि अज्ञेय की कविता है। थोड़ा सा यहाँ पर क्रिएटिव ढंग का क्वेश्चन, हालांकि पुराना ही क्वेश्चन है ये। सेवा सदन रंगभूमि उर्दू में किस नाम से प्रेमचंद ने लिखा था? सही जवाब है बाजारे हुस्न और चौगाने हस्ती। तो ये देखिए एकदम से सवाल पूछ लिया गया। बाबूराम सक्सेना की जो पुस्तक है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, वहां सवाल पूछा गया। इसमें अक्ष सौंड
पद में कौन सा समास है? सही जवाब है ऑप्शन ए तत्पुरुष है, और तत्पुरुष में भी सप्तमी। अगला प्रश्न है कि किसी घटना या घटनाओं का ऐसा वर्णन जिसका वस्तुगत सत्य पाठक को प्रभावित कर सके क्या कहलाता है? रिपोर्टाज कहलाता है। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। इंसानियत शब्द में प्रत्यय, सही जवाब है ऑप्शन सी ईयत। भारतेंदु को लेकर यहाँ पर कथन दिया गया है कि इनके नाटकों के विषय एवं प्रवृत्ति भेद के आधार पर पौराणिक, ऐतिहासिक, रोमानिक, समसामयिक उपादानों के आधार पर रचित प्रहसन, प्रतीकवादी नाटकों में रखा जा सकता है, और ज्यादातर संख्या रोमानी नाटकों से रहा है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है कि सही तो है दोनों, लेकिन जो एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं कर रहे। प्रगतिवाद की अभिव्यक्ति मतलब ऐसे दिया गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति हमें यहाँ पर करना है। जब भी प्रगतिवाद की बात आएगी तो सबसे पहले नंबर पर कोई शब्द आएगा तो वो सामाजिक यथार्थ आएगा, क्योंकि इसके केंद्र में समाज ही है, वो भी समाज जो हाशिए का समाज। बाकी बहुत कठिन क्वेश्चन ये नहीं था, तमाम विद्यार्थी सही कर लिए होंगे, जो 2-4 महीने से अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, साल भर से तैयारी कर रहे होंगे। जो बीच में इधर उधर भटक गए होंगे वो शायद यहाँ पर मिस कर दें, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि गलत आप लोगों का हुआ होगा। अगला प्रश्न है कि किस शब्द में योजक चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है? शब्द दिए गए हैं घर द्वार, सही जवाब इसका ऑप्शन डी। किस कवि की रचनाएं द्विवेदी युग के अंतर्गत नहीं रखी जा सकती? अगर आप नगेंद्र की पुस्तक पढ़ेंगे और केवल विषय सूची भी पढ़ लें आप, तो बहुत सारे प्रश्न इस पेपर के आप कर सकते थे। सही जवाब है ऑप्शन सी अंबिका दत्त व्यास। और इसी विषय सूची को लेकर हमने नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास क्विक रिवीजन के तौर पर एक वीडियो बनाई हुई थी। जो पुराने विद्यार्थी होंगे देखे होंगे, जो नए विद्यार्थी होंगे अब जाकर दोबारा उसको देखेंगे। चूंकि लगता है बार बार अपनी ही चीज बताएं तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आखिरकार हम काम किसके लिए कर रहे हैं? आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं, तो जरूर एक बार देखिए। यहाँ पर पूछा गया कि कौन से शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं? तो 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें जो ऑप्शन सी है प्रत्येक, हरेक जो है सदैव एक वचन में, और जितने अन्य दिए गए ये सब सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। हो सकता है कि आप टीजीटी का एग्जाम देने जाएं और वहां पर एक टर्न ले ले कि दर्शन आंसू कौन बहुवचन है, तो आप इस प्रश्न पत्र के माध्यम से जरूर बता देंगे। चैतन्य महाप्रभु की जीवनी किसने लिखा हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन बी अमृतलाल नागर ने। एक चीज आप देखेंगे, अमृतलाल नागर ने सूरदास की जीवनी लिखी, तुलसीदास की जीवनी लिखी, चैतन्य महाप्रभु की भी लिखी, और ये वही चैतन्य महाप्रभु है जो कृष्ण भक्ति करते करते बेहोश हो जाते थे। तो अमृतलाल नागर ने कुछ व्यक्तित्वों की जीवनियां भी लिखी है। कार्तिक प्रसाद खत्री की द्वारा रचित जीवनी नहीं है, हमें यहाँ पर बतलाना है। और ये प्रश्न एकदम से नगेंद्र की पुस्तक से सीधे सीधे उठाया गया है, ठीक है। तो आप देखें, जितना भी दिया गया ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन चरित्र जिन्होंने लिखा हुआ है उनका नाम है रमाशंकर व्यास। रमाशंकर व्यास ने इसको लिखा हुआ है, बाकी जितना भी लिखा है वो कार्तिक प्रसाद खत्री ने लिखा है। कथन कारण से संबंधित यहाँ पर प्रश्न आ गया कि अज्ञेय में संवेदना के साथ एक सजग बौद्धिकता है, सही है ये। और इनकी कविताओं में जो स्वर वैविध्य दिखाई पड़ता है उसका कारण बहुत कुछ उनकी बौद्धिकता भी, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे को पुष्ट भी करते हैं, ठीक है। चूंकि अज्ञेय की कविताओं को आप पढ़ेंगे तो उसमें बुद्धि, क्योंकि यही कहा ही गया था कि भावुकता की जगह पर बुद्धि का प्रयोग करना। शुद्ध वाक्य का हमें यहाँ पर चयन करना है। सही जवाब है यहाँ सभी प्रकार की दवाइयां मिलती हैं। आमतौर पर हम सभी मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, लेकिन कई बार आंख बंद किए रहते हैं, और न जाने ऐसा लग रहा है कि जो पेपर बना रहा था उसका पूरा ध्यान था कि इस बार कुछ व्यवहारिक क्वेश्चन हम पूछें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। रिपीटेड क्वेश्चन, डायरी की नीरस पृष्ठ किसकी रचना है? सही जवाब है इलाचंद जोशी। 23-24 क्वेश्चन जो हमने देखा पूरे रिपीटेड थे। भले कोई कहे कि पेपर कठिन आ गया था, बिल्कुल, क्योंकि आज कठिनाई का लेवल इतना ज्यादा हो गया है कि हम मूल किताबों को नहीं पढ़ते हैं, इधर उधर के 50 नोट्स को, 50 टीचर्स को फॉलो करते हैं, और जो सही बात होती है उसको हम इग्नोर करते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव है, ये इसमें किसी की बुराई नहीं है, गलती भी नहीं है, लेकिन मनुष्य अपनी ही गलतियों से सीखता है, और गलती नहीं करेगा तो फिर कैसे उसके दिमाग में चीजें बैठेंगी। डायरी के नीरस पृष्ठ की रचना किसने की? इलाचंद जोशी। रीति मुक्त काव्यधारा के कवि नहीं है, यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ए नेवाज। बाकी आप देखेंगे ये भी एकदम से नगेंद्र की पुस्तक से सीधे सीधे उठाया।
देखने के लिए आप रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में भी देखेंगे, लेकिन इस बार जिसने भी पेपर बनाया है नगेंद्र की पुस्तक को अपने पास रखा हुआ है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन ही है। विज्ञान गीता किस कवि की रचना है? सही जवाब है केशवदास। लक्ष्मी नारायण शुक्ल द्वारा रचित नहीं, सही जवाब है ऑप्शन ए भंवर, जो कि अष्ट द्वारा रचित है, उपेंद्रनाथ अष्ट। रघुवंश महाकाव्य में कालिदास ने सूर्यवंश के राजाओं के वर्णन को कौन सी वंशावली का अनुसरण किया? सही जवाब है ऑप्शन सी वायु पुराण और विष्णु पुराण के आधार पर। अगला जो प्रश्न है, जो कि जाना माना प्रश्न, सरस्वती पत्रिका के बाद अगर सबसे ज्यादा अगर कोई प्रश्न पूछा गया तो आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? सही जवाब है ऑप्शन डी जीवनी। और ये जो प्रश्न है एकदम से सीधे सीधे नगेंद्र की पुस्तक से उठाया गया है कि बंग भाषा में दुर्गेश नंदिनी प्रभृति शतसर उपन्यास एक से एक बढ़ चढ़कर कर गए हैं। बंगदेशी जैसे और बातों में उत्साह और तरक्की की ओर छोर तक पहुंचे हैं, वैसे ही नाटक और उपन्यास लिखने में किसी से कम नहीं। सही जवाब है ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। और देखेंगे कि इसी के नीचे एक और कथन है, हो सकता है कि वो टीजीटी के लिए सेव करके रखा गया हो ताकि आगे पूछा जाए। अगला जो प्रश्न है थोड़ा सा कठिन, यहाँ पर मुझे लगा क्वेश्चन, निर्झर और पाषाण गद्य काव्य के रचयिता कौन है? सही जवाब है ऑप्शन डी तेज नारायण काक है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जितने भी नाम दिए गए हैं सब एक गद्य काव्य, मैंने बताया आप लोगों को कि गद्य काव्य से 2-4 क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पर। और अपना नाम देखकर भी अच्छा लगा, लेकिन ये वो मैं नहीं हूं। राजनारायण मेहरोत्रा का उपनाम है रजनीश। और मुझे बताते हुए अच्छा लग रहा है कि अभी हाल फिलहाल में मैं एक इंटरव्यू में गया हुआ था और मेरे नाम का ही पर्यायवाची पूछ लिया गया कि 3-4 पर्यायवाची जल्दी जल्दी बताइए। खैर पर्यायवाची हमने पढ़ा हुआ था, उसको बता दिया। कौन करे जो नहीं कसकत सुनि विपत्ति बाल विधवन की प्रस्तुत पंक्ति भारतीय युग के किस कवि द्वारा रचित है? ये भी क्वेश्चन एकदम से नगेंद्र की पुस्तक से सीधे सीधे उठाया गया, इसी के नोट से नहीं उठाया गया, ध्यान रखिएगा। मैं इसीलिए बार बार आप सभी से बोल रहा हूं कि अगर आपके पास किताब होगी तो जरूर आप देखेंगे। तो ये जो पंक्ति उठाई गई है क्वेश्चन नंबर 83 का, सही जवाब ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र। सब धान 22 पसेरी लोकोक्ति का अर्थ है, ये भी एक तरीके से रिपीटेड क्वेश्चन है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी अच्छे बुरे की परख न कर सबको समान समझना। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा रचित पुस्तक नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन ए लोक जागरण और हिंदी साहित्य, जो कि पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लोक जागरण और रामविलास शर्मा द्वारा लिखी है। ठीक है, मैं सब यहाँ पर नोट किया हुआ हूँ ताकि अपने विद्यार्थियों को बताऊं। और जो बार बार आते हैं, जो आप देख रहे होंगे जो नई पुस्तकें हैं, उनको हम जरूर बता रहे हैं, लेकिन जो इंडिकेट करके छोड़ दिया जा सकता है उसको हम छोड़ ही दे रहे हैं। अगला जो प्रश्न है थोड़ा सा यहाँ पर चकराने वाला प्रश्न था। कहते हैं कि विद्या से आदमी की बुद्धि ठीक हो जाती है, पर यहाँ उल्टा ही देखने में आता है। यह हाकिम और अमले तो पढ़े लिखे विद्वान होते हैं, लेकिन किसी को दया धर्म का विचार नहीं होता। मुंशी प्रेमचंद के प्रेमाश्रम उपन्यास के किस पात्र ने कही है? सही जवाब है ऑप्शन सी दुखरन ने इस बात को कही है। अगर आप प्रेमाश्रम उपन्यास पढ़ेंगे तो बाद में आएगा, वहां पर दुखरन, सुखू, मनोहर, इन सब का एक डिबेट चल रहा है। अगला जो प्रश्न है कि सिद्ध साहित्य के से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? तमाम जो विकल्प दिए गए उसमें सही नहीं है, वो है कड़प्पा का योगचर्या, योगचर्या डोम्बिपा का ही लिखा हुआ है। अगला जो प्रश्न है जो कि रिपीटेड है, एकदम से आप देख रहे हैं रिपीटेड क्वेश्चन, पुस्तक जलन हथ दे चली गज्जन नृपकाज, मतलब किस पुस्तक के बारे में बात कही जा रही है? सही जवाब है ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, अब इसको रिपीटेड क्वेश्चन ही माना जाए। सही जवाब है ऑप्शन ए अवधि, जो कि पूर्वी हिंदी की, हमने प्रैक्टिस सेट इत्यादि में खूब बतलाया था। ये क्वेश्चन आप क्लेम कर सकते हैं जब भी हो। इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए छत्रपति शिवाजी जीवनी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होना चाहिए लक्ष्मीधर वाजपेयी। लक्ष्मीधर वाजपेयी यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन मैं कोई ऑप्शन नहीं देख रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन क्लेम में जा सकता है। अगला जो प्रश्न है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तमाम यहाँ पर दिए गए हैं शुद्ध शब्दों में। सही जवाब है ऑप्शन सी क्षिति। ठीक है, सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, इसी से बना हुआ है क्षितिज। अगला जो प्रश्न है, एक तरफ कवि है एक तरफ रचनाएं दिए गए हैं, हमें सुमेलित करना है। इसको अगर हम मिलाते हैं तो हो गया आपका सुंदर दास, सुंदर दास हो गया आपका ज्ञान समुद्र। अगर एक भी मिल जाता है तो आप आराम से इसको कर लेंगे। ठीक है, बी का एक हो गया। आगे के लिए जरूर ध्यान में रखें, मलूक दास से एक ध्रुवचरित भी पूछा गया था और बाल चरित भी पूछा गया है। तो इस बार एग्जामिनर ने मलूक दास पे थोड़ा सा
विचार किया है, वो उनका दोहा नहीं, उनका वो जो लोक में प्रसिद्ध पंक्ति है वो नहीं पूछा जो आलस से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर कुछ रचनाएं जरूर पूछने का प्रयास एग्जामिनर द्वारा किया गया है। ठीक, तो हमने पूरा मिला लिया, आप देख लीजिए। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। भास की कौन सी रचना है जो रामायण मूलक प्रतिमा नाटकम है? खासतौर से अगर आप बीएचयू से स्नातक कर रहे होंगे तो इसमें पढ़ना भी रहता था और हमने कई बार इसका जिक्र किया। राय कृष्ण, देखिए गद्य काव्य संग्रह से फिर एक बार सवाल आया, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि तीसरा चौथा सवाल है ये, राय कृष्ण दास का नहीं है, हमें बतलाना है। तो इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन बी हो रहा है, जो कि राय कृष्ण दास का नहीं है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हलंत स्त्रीलिंग? सही जवाब है ऑप्शन डी, अप। निबंधकारों और निबंधों का सही विकल्प कौन सा है यहाँ पर? शांतिप्रिय द्विवेदी युग साहित्य विचार वितर्क, ठीक है। इसमें जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए है, बाकी जितने भी वो गलत है सब। तो रामधारी सिंह दिनकर। अच्छा, एक चीज देखेंगे कि आपस में ही इधर उधर इन लोगों को किया गया है, ठीक है, आपस में ही कर दिया गया है। ठीक, तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। धनम लभमान त्वम प्रसन्न असि, यहां लभमान शब्द में कौन सा प्रत्यय है संस्कृत का? और कठिन क्वेश्चन में मैंने इसको रखा हुआ है, सही जवाब है ऑप्शन ए, शानच। अजा सहेली तासु रिपु ता जननी भरतार, ताके सुत के मित्र को भज तू बारंबार। तो इसमें कौन सा काव्य दोष है? ठीक, तो इसका जो सही जवाब यहां पर होगा ऑप्शन सी है, क्लिष्टार्थत्व जो दोष है इसमें है। अगला प्रश्न है कि कौन सा संचारी भाव का भेद नहीं, यानी कि जो 33 संचारी भाव रहे हैं उसमें से कौन नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन बी, आलंबन। पुष्पदंत की रचना नहीं है, आसान आसान क्वेश्चन है, सही जवाब है ऑप्शन ए, संदेश रासक। कामायनी एक पुनर्विचार के रचनाकार कौन है, यानी किसके द्वारा रचित है? गजानन माधव मुक्तिबोध। हमने प्रैक्टिस सेट में कामायनी के सर्गों पर चर्चा करते हुए इसका जिक्र किया था। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को जरूर इस चीज का आभास हो रहा होगा कि पीडीएफ न मिलना भी आपके लिए काफी लाभदायक है, ताकि आप बातों को सुने। कई बार बातें, सुनी हुई बातें काम में आ जाती हैं। सूची का मिलान करना, एक तरफ आत्मकथा है और एक तरफ लेखकों का नाम दिया गया है यहाँ पर, तो मिलान हम करेंगे, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा, इसे आत्म परिचय का हम मिलान कर रहे हैं तो फणीश्वरनाथ रेणु, सी का 4 हो गया यहाँ पर, सही जवाब है ऑप्शन बी। बाकी का आप भी मिलान कर सकते हैं। बी का हो गया नगेंद्र का, मेरी जीवन धारा ए का 3 यशपाल जैन, और देखें 70 शरद वसंत राकेश गुप्त, ये नया नाम आप यहाँ पर देख रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रिय प्रवास। रीतिकालीन कवि वृंद की नहीं, कवि वृंद की कौन सी रचना नहीं है यहाँ पर? सही जवाब है रतन हजारा, जो कि इनके द्वारा नहीं है, बाकी जरूर अपने ध्यान में रखिए। सतना रीवा शहडोल में कौन सी बोली बोली जाती है? सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन डी, बघेली। भवन त्रासत मुख नटत आंखन सौ लपटात, ऐची छुड़ावत ईंच कर आगे आवत जात, में कौन सा रस है? सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रृंगार। ता लेखन्या लिखत, या लेखन्या में कौन सी विभक्ति है? सही जवाब है ऑप्शन बी, तृतीया। किस छंद के प्रत्येक चरण में एक यगण, एक मगड़, एक नगड़, एक सगड़, एक भगड़, लघु गुरु होते हैं और वो 17 वर्णों का छंद होता है? सही जवाब है ऑप्शन, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शिखरणी। आगे के लिए टीजीटी की दृष्टिकोण से हम इस तरीके के कुछ छंदों पर आप सभी से चर्चा करेंगे, ठीक है। शिखरणी है, 2 ऐसे छंद है जिसमें 17 वर्ण होते हैं। ये भी प्रश्न एक तरीके से रिपीटेड है। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, और देखेंगे प्रत्येक वाणी महाकाव्य पीड़ा है। नई कविता की पंक्ति किस कवि की? सही जवाब है ऑप्शन बी, गजानन माधव मुक्तिबोध। यूजीसी नेट और अन्य परीक्षाओं में यह क्वेश्चन 1 से अधिक बार आ चुका है। माधवी वर्मा द्वारा लिखित संस्मरणात्मक रेखा चित्र नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन बी, माटी की मूर्ति। हालांकि आप देख रहे हैं कि जिस विद्यार्थी का मैंने लिया हुआ है थोड़ा सा यहाँ पर वो लड़खड़ाए हुए हैं, लेकिन इसमें लड़खड़ाने की जरूरत ही नहीं थी, आराम से इसको हल करना था। अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि कुंभन दास के सबसे छोटे पुत्र कौन? चतुर्भुज दास। सही जवाब है ऑप्शन बी। धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है, धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, वृश्चिक। यहाँ पर लेखक हैं और कहानियां हमें मिलान करना है। 113 का जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन सी हो रहा है, ए का 4 हो गया, ठीक। तावान जो प्रेमचंद,
और बी का 3 हो गया इंद्रजाल, पांडे बेचन शर्मा, सी का 1 इंद्रधनुष, और वातायन जो है वो जैनेन्द्र का। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। ई का उच्चारण स्थान है, सही जवाब है ऑप्शन ए तालव्य। केलीमाल रचना किसकी? सही जवाब है ऑप्शन स्वामी हरिदास। इस शब्द शक्ति में पाठक या श्रोता वास्तविक अर्थ ग्रहण करते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी अभिधा। अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन वो जो 20 प्रश्न कठिन आए हुए थे जो हमने अनुमान लगाया है, और उसको देखकर बहुत सारे विद्यार्थी घबरा से गए कि हमने पढ़ा तो बहुत था, बहुत सारे नोट्स खरीदे थे, लेकिन आज वो सभी काम में नहीं आ रहे हैं। एग्जाम के बाद सभी लोग अपने अपने दावे को करेंगे कि हाँ मेरे यहाँ से आया है, लेकिन परीक्षा तो परीक्षा ही होती है, वहाँ अपना ही मंत्र काम आता है। आज इसकी घोषणा हमने बहुत पहले ही आप सभी के लिए कर दी थी। अगला प्रश्न है कि मुझमें देव जीवन का विकास आत्मकथा के लेखक? सही जवाब है ऑप्शन बी सत्यानंद अग्निहोत्री। ठीक। अगला प्रश्न है जो कहा नहीं गया आत्मकथा की लेखिका है? सही जवाब है कुसुम अंसल, और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कुमार पाल प्रतिबोध चाहता तो आराम से इतना ही पूछता था कि किसकी रचना है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर इसको स्पेस दिया गया और रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक का पूरा वाक्य उठाते हुए इसको प्रश्न बना दिया गया। सही जवाब है सोम प्रभु सूर्य। ये भी देखिए एकदम से सीधे सीधे नगेंद्र की पुस्तक से उठा लिया गया है। का करिए तुम्हारे मन को जिनको अबलौन मिटी दगा दीबो, पै हम दूसरो रूप न देखिए आनन आन कौ नाम न लीबो। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है ठाकुर। पंत और पल्लव कृति में पंत की कविताओं का उदाहरण देकर उनकी त्रुटियों का निर्देश किस आलोचक कवि ने दिया था? उनके समकालीन ही रहे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उनकी पुस्तक का नाम है पंत और पल्लव। और पल्लव को आप जानते हैं कि छायावाद की घोषणा पत्र के रूप में इसको जाना जाता है, इसीलिए इस पर इन्होंने आलोचनात्मक काम किया, यूं ही नहीं कर दिया है, उसका कारण रहा। और इस वर्ष का अब तक जो जाना माना प्रश्न रहा, लंका यात्रा का विवरण यात्रावृत्त के लेखक कौन है? आपने अगर पूर्ववर्ती परीक्षाओं को देखा होगा, एमआरएस, केबीएस, एनबीएस, यूपी टीजीटी या पीजीटी में तो आया ही, यूपी हायर में आ गया। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए सब में ये क्वेश्चन पूछा गया था। गोपाल राम गहमरी। झर चुके तारक कुसुम जब, रश्मियों के रजत पल्लव, संधि में आलोक तम की, क्या नहीं नभ जानता तब, पार से अज्ञात वासंती, दिवस रथ चल चुका है। आमादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह से पंक्ति ली गई है? सही जवाब है ऑप्शन सी दीप शिखा। अगला प्रश्न है जो कि एक तरीके से कठिन और नए प्रश्नों में है कि किस अलंकार में आदर, आश्चर्य, भय, घृणा, शोक और हर्ष आदि के भावों को एक ही शब्द का प्रयोग बार बार किया जाता है, उनमें भावों को बल मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? विवसा अलंकार बोलते हैं। तो देखने से ही लग रहा है कि जितने भी विकल्प थे ये कठिन होते हुए भी आसान क्वेश्चन हो सकता था। सही जवाब है ऑप्शन सी। और आखिरी प्रश्न है कि किस लेखक के अनुसार प्रसाद के काव्य में मानवीय भूमि, निराला के काव्य में बुद्धि तत्व तथा पंत के काव्य में कल्पना की प्रधानता है? सही जवाब है ऑप्शन डी नंदुलारे वाजपेयी। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये 125 प्रश्न पर हमने आप सभी से चर्चा की और मैंने कोशिश की है कि 99% आंसर सही हो, और मानवीय त्रुटि में अगर एक आग जगह कहीं होगा तो आप लोग जरूर इंडिकेट कीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस के क्लेम को लेकर हमने आप सभी का ध्यान आकर्षित कराया, उसको भी आप जरूर देखेंगे। अब आते हैं मेन जो मुद्दा है कि अनुमानित कट ऑफ क्या हो सकती है। हालांकि कट ऑफ की चर्चा जब भी मैं करता हूं विद्यार्थी परेशान से होने लगते हैं, क्योंकि हम सही बातें को बताने का प्रयास करते हैं। और आपको विश्वास नहीं होगा, अभी जो यूपी हायर का एग्जाम हुआ, हमने जो कट ऑफ निर्धारित किया, धीरे धीरे विद्यार्थी उस कट ऑफ के पास जाना शुरू कर चुके हैं। क्योंकि परीक्षा का एक बड़ा मैंने रोल देखा है कि एग्जाम हॉल में पेपर कठिन लगते हैं, लेकिन जैसे ही घर पर आते हैं एक मन में कसक होती है कि अरे यार, इस प्रश्न का उत्तर तो हमें देना चाहिए था, मैं क्यों गलती किया, मैं किसको लेकर सोच रहा था, मेरा ध्यान कहाँ था। ध्यान आपको एग्जाम हॉल में ही देना चाहिए था। तो चूंकि एक्सपर्ट्स के तौर पर हम अपनी बातों को रखते हैं, हम चाहते हैं कि जो कट ऑफ बताएं उससे नीचे ही रहे, लेकिन एक अनुमान भी तो होता है चीजों को देखकर। तो अनुमानित कट ऑफ को हमने आंख बंद कर नहीं तय किया हुआ है, बल्कि हमने पहले सीटों को देखा कि आपकी जो सीट है कुल 81 सीटें हैं। यूआर कैटेगरी में 53, ओबीसी में 20 और एससी में 8 है। ये मुख्य 3 कैटेगरीज यहाँ पर बनाई गई हैं, और ईडब्ल्यूएस इत्यादि का कुछ बहुत ज्यादा फोकस नहीं दिखा मुझे, लेकिन ये 3 था। अब अगर इनके हिसाब से 3 गुना या 5 गुना बुलाया जाए तो हमने भी एक अनुमान लगाया होगा कि कितने लोगों को बुलाया जा सकता है
इंटरव्यू इत्यादि के लिए, तो 200 मतलब मान लीजिए मोटे तौर पर 250 से लेकर 400 के बीच में बुलाया जा सकता है बच्चों को कि इतने बच्चे मतलब क्वालिफाई हुए। अब जब हम प्रश्न को देखें तो आसान प्रश्न तो एकदम 23 थे, इसको आप 25 भी कर सकते हैं। कठिन प्रश्न 20 थे, ये नो डाउट इसमें 20 क्वेश्चन कठिन थे। सामान्य 66, मध्यम 16 प्रश्न थे, कुल टोटल 125 प्रश्न हो गए। लेकिन आप अगर परीक्षाओं में गए हुए हैं, आप मनोविज्ञान से ग्रसित हैं, आप परेशान थे, आप का जो भी उस समय ज्यादा अच्छा समय नहीं चल रहा था, जो आप लगा रहे थे वो गलत ही हो गया, कुछ रंगने में गलत हो गया। कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि वो अंतिम समय में गोला ठीक से नहीं रंग पाया, कि शायद इस बार कुछ नया आया हुआ है कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने छोड़े, कुछ इस तरीके से आया हुआ है। तो गोला नहीं रंगे तो क्या होगा। इस ओमार आधारित परीक्षाओं में गोले का काफी बड़ा रोल होता है। चाहे आप कोड भरिए, कौन सा आपका सीरीज है, या फिर जो भी रोल नंबर भरे हैं, या फिर कैटेगरी भरे हैं, जो भी चीजें, गोला भरना बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल क्या है कि छोटी छोटी चीजों को लेकर कमियां निकालने का प्रयास किया जा रहा है ताकि आपको छांटा जाए, और जब आप गलती करेंगे तो आज नहीं कल उसको मानेंगे कि हाँ भाई मेरी गलती थी, मैं क्या कर सकता हूँ, आयोग की इसमें कोई गलती नहीं। तो देखिए, मनोविज्ञान सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने एक अनुमान लगाया कि 125 में 20 क्वेश्चन कठिन थे, तो 105 क्वेश्चन किए जा सकते थे। लेकिन दबाव में मान लीजिए आप 5 क्वेश्चन और नहीं कर पाए, 100 प्रश्न आराम से किए जा सकते हैं अगर आप थोड़े ठंडे दिमाग से देखें, और बिना ये कि मैं एग्जाम हॉल में था, मैं बहुत दबाव में था, मैं बहुत प्रेशर में था, मैं क्या कर सकता था, ये सारी चीजों से आपको थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि एक कंपटीशन है। भले बहुत दिनों बाद ये एग्जाम हुआ है, बहुत सारे तब से तो कोई एग्जाम भी नहीं हुआ पीजीटी का, तो लगभग सभी लोगों ने दिया, और यहाँ तक कि जो लोग ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस अन्य परीक्षाओं में सेलेक्ट हैं, वो लोग भी आए हुए थे। ठीक है, तो कहा जाए कि संख्या कम है, कंपटीशन कम है, तो थोड़ा सा यहाँ पर जल्दीबाजी हो सकती है। फिर भी जो मेरा अनुमान है यहाँ पर कि यूआर कैटेगरी में जिनके 96 क्वेश्चन हो रहे हैं, और इसमें +2 ही जोड़िए आप, मतलब मेरा जो अनुमान है कि 98 के आसपास में एग्जाम इंटरव्यू के लिए आप वो है। और ओबीसी का 96 भी जा सकता है, और इसका 100 भी जा सकता है, ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि सीट कम है। सीट यहाँ पर आप देखिए 60 से 100 बच्चे, और अगर हिंदी जैसे विषयों में हम बात करें तो सबसे ज्यादा अगर फाइट किसी में है तो वो ओबीसी कैटेगरी में, शुरुआती दौर में, बाद में तो जिसका अच्छा रहेगा उसको कुछ कुछ लाभ मिलेगा। और एससी में अगर हम देखें तो जो लोग 90 क्वेश्चन ठीक किए हैं, मतलब 88 हैं या फिर 90 हैं, वो लोग सेफ हैं। तो ये मेरा अनुमान है, इसको एकदम से सच मान के सिर पकड़ के टेंशन में अगर आप रहेंगे तो मुझे दुख होगा, क्योंकि आप सभी जुड़े हुए हैं, तो हमने एक अनुमान रखा हुआ है कि हमारे विद्यार्थी अगर इसके बीच में तो वो रहें, और कई बार सच्चाइयों से रूबरू भी होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं इससे काफी दूर हूं, तो अब अगले एग्जाम के लिए आप कमर कस लीजिए, अपने को मजबूती से तैयार कीजिए, ताकि जो गलतियां आपने इन परीक्षाओं में किया हुआ है आगे वाली परीक्षाओं में न करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने तो घर में बैठकर इस प्रश्न पत्र को हल किया और आपको बताया और समय लिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर मेरे सही हों, एक्यूरेट हों, ताकि विद्यार्थी भी जिस विश्वास के साथ जुड़ते हैं उसमें और बढ़ोतरी हो, क्योंकि हमारा और आपका संबंध विश्वासों से ही बना हुआ है, और कई बार थोड़ी मोड़ी मानवीय त्रुटियां हो जाती हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की है कि किसी प्रश्न का उत्तर गलत ना हो। तो आप सभी के कमेंट का हम इंतजार करेंगे, और जिन जिन चीजों पर हमने चर्चा की है, उम्मीद करता हूं कि उसको ध्यान में रखते हुए अगर आपका अच्छा होगा तो आप पीजीटी के लिए आगे पढ़ते रहिए, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं थोड़ा सा दूर रह गया हूं, तो आप टीजीटी के लिए, जीआईसी के लिए, जीडीसी के लिए और आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं उनको पढ़िए, और मूल किताबों को जरूर पढ़िए। कोई कितना भी कहे कि हमारे वीडियो से आया है, हमारे नोट से आया है, ठीक है, सारी चीजें आती हैं, लोग आसमान से कोई चीज नहीं बना रहे हैं, लोग मूल किताबों से ही आपके सामने सरल करके प्रस्तुत कर रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर को लेकर आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।